नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों के ही डिमांड पे इंग्लिश का ये अगली वीडियो, इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि जिनको एमटीएस देना है वो अवश्य देखे होंगे। दोस्तों, मैं आपका जो है टाइम का पूरा वैल्यू देता हूं और जो भी बताऊंगा सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही बताऊंगा, रूल बताऊंगा जो आपके एग्जाम में नंबर दिलाने का काम करेगा। वैसे आपने अंग्रेजी तो बहुत दिन से पढ़ ही रखा होगा, मैं उसमें जो है रिफाइन करने का काम करने के लिए इस वीडियो को लेकर आता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉमन एरर के माध्यम से जो भी रूल, जिस नियम के तहत ये गलत है और जिस नियम के तहत ये सही होगा ये स्टेटमेंट, सभी का जिक्र करते चलूंगा। तो यहाँ पे आज आप कम से कम 25 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट रूल को जो है रिकॉल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले मैं इतना समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा टेंस की जानकारी है। अगर टेंस की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो चलिए मैं असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य लेके मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेंस की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि अगर मैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी ले लिया तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें काफ़ी टाइम किल हो जाएगा। मैं किसी दिन अलग से टेंस का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बना दूंगा जो क्रैश कोर्स का काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे टेंस को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्रेजेंट टेंस, फिर होता है आपका पास्ट टेंस और फिर होता है आपका फ्यूचर टेंस। अब इन 3 पार्ट के अपने अपने 4 अलग अलग पुत्र हैं, ठीक है, 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं, है ना। तो इन चारों ब्रांच के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं इसे। इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का इस्तेमाल होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये असर्टिव का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर। अब V1 और V5 एक साथ नहीं होते हैं, जो बहुत नहीं जानते हैं उनके लिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब इस्तेमाल होगा V5। V5 वर्ब कहने का मतलब है जैसे प्ले में हमने S लगा दिया तो प्लेज हो गया, तो ये V5 हो गया प्ले का, ठीक है। सभी वर्ब जन्म से प्लुरल होते हैं और जब S लगा देते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और नॉन सभी जन्म से सिंगुलर होते हैं, उसको S या ES लगा के प्लुरल बनाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो तो मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो V5, सब्जेक्ट प्लुरल रहे तो V1 का इस्तेमाल और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के अंदर। फिर आ जाता है प्रेजेंट का अगला पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर या फिर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इज आर एम कब होगा? जब आपका 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर होगा सब्जेक्ट तो इज का इस्तेमाल होगा। जब कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो आर का इस्तेमाल होगा। और कोई भी आपका जब आई रहेगा, खाली आई रहेगा तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। आई अकलौता, इसके लिए एक अलग से एक जुलरी वर्ब बना है एम, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज या फिर हैव। हैज कब होगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। हैव कब होगा? जब प्लुरल सब्जेक्ट होगा। प्लस हैज और हैव के बाद क्या लगता है, मैंने बता रखा है भाई, V3 लगता है हमेशा, तो V3 लग जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट फिर से हैज या हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लुरल है तो हैव। अब प्लस इसको संतुष्ट करने के लिए बीन आता है इसमें, क्योंकि हैज हैव के बाद तो बीन मतलब V3 आना चाहिए, तो बी का 3rd रूप बीन आता है। चूंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लिखने वाले हो, है ना, तो V4 तो चाहिए ही ना कंटिन्यूअस में, ING फॉर्म वाला, प्लस मेन वर्ब का V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से पास्ट में हो जाएगा, इसी प्रकार से फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट में जहां पर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 लगाते थे, पास्ट का एक ही की है आपका V2। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। वेयर कब इस्तेमाल करेंगे? जब प्लुरल सब्जेक्ट हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट प्लस, इसके लिए भी एक ही की है हैड, इसके प्लस V3, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हैज हैव हैड इन तीनों के बाद V3 का इस्तेमाल होता है। ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर स्ट्रक्चर बताएं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन आ जाएगा, क्योंकि इस हैड को संतुष्ट करने के लिए एक V3 चाहिए, तो बी का V3 बीन होता है। अब प्लस कंटिन्यूअस दर्शाना है तो V4 लिखना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से मैंने 2 टेंस का थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया। आशा करते हैं कि आपको रिकॉल हुआ होगा, जो याद होगा पहले फिर से तरोताजा हो गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये क्लास, ठीक है।
पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन ऑफ बेवरेज। बेवरेज क्या होता है? जो भी पेय पदार्थ होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसे हम बेवरेज कहते हैं। जैसे पेप्सी, कोको कोला वगैरह होते हैं ना, फेंटा वगैरह, ये सब बेवरेज से हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन ऑफ, डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जो ठंडा पदार्थ है, जो बेवरेज से है, उनसे दूर रहें। तो आपको याद रखना है कि जब भी दूर रहने का सेंस, किसी चीज से परहेज करने का सेंस आपको आता हो, मतलब सेंटेंस में, तो आप जो है परहेज करने वाले शब्द के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी चीज से परहेज, है ना, तो एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, है ना। तो यहाँ पे एब्सटेन के साथ ये ऑफ जो लगा है ये गलत है, मुझे इसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो किस पार्ट में ये चीज है? तो ये है आपका ये है आपका पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, नहीं, पार्ट नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, हालांकि एक यहाँ पे मिस हो गया है, सिंगल वाला एफ होना चाहिए, है ना। तो पार्ट नंबर 3 में जो हो जाएगा ऑफ बेवरेज के जगह पे फ्रॉम बेवरेज करना पड़ेगा, फ्रॉम बेवरेजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम बेवरेज। ठीक है, समझ में आया? जहां भी आपका परहेज करने वाला शब्द हो उसके साथ फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, यानी एब्सटेन के साथ जो है आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। इसके जैसे मिलता जुलता और भी कई शब्द हैं, जैसे आप प्रिवेंट मतलब भी होता है आपका जो है परहेज, है ना, मना, इस प्रकार से। तो प्रिवेंट के साथ भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल करें। इसके बाद एक प्रोहिबिट होता है, आपने ट्रेन वगैरह में लिखा देखा होगा, प्रोहिबिट फायर, है ना। तो इस प्रकार से प्रोहिबिट के साथ भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। एक आपका रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन के साथ भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल ही करें। इसके बाद एक आपका हैंडर होता है ना, बाधा पहुंचाने वाला, किसी चीज से अगर बाधा होता हो, कोई चीज से ऑब्स्टकल होता हो, ऑब्स्टकल के साथ भी आप कर सकते हैं, ऑब्स्टकल के साथ कर सकते हैं। तो इनके साथ भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तो कितना शब्द हो गया? एक तो एब्सटेन फ्रॉम हो गया, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, हिंडर फ्रॉम, ऑब्स्टकल फ्रॉम। इतने चीज के साथ जो है आप फ्रॉम का इस्तेमाल करें प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, तो इस सेंटेंस को करेक्ट कर लीजिएगा। एब्सटेन के बाद जो है फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। सबसे पहले ये ऐसे लिखा क्यों है, इस पे भी अमल करना एक अच्छी पढ़ने की तरीका है। देखिए यहाँ पे हैड है, तो यहाँ पे हैड के बाद स्टार्ट का जो है आपका V3 लिखा है, स्टार्टेड। तो अपने आप में ये सही हो गया जी, हैड के बाद V3 है, स्टार्टेड में कोई गलती नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई द क्रिकेट इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैड क्यों है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो आपने एक इन्वर्जन का नाम सुना होगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट से ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है। ये विशेष कंडीशन में आता है जब कुछ इस प्रकार के एडवर्ब से यूज मतलब सेंटेंस आरंभ होता है, जैसे नो सूनर हो गया, है ना, हार्डली हो गया, स्कारसेली हो गया। ये सब जो कुछ आपका पार्ट है, कुछ वर्ड हैं, इनसे जब भी सेंटेंस की आरंभ होती है तो आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन का जो है फॉलो होने लगता है, और सब्जेक्ट से पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आता है। तो पहले हैड आया है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, स्टार्टेड इस हैड को देखते हुए V3 आया है, ये अपने आप में एकदम सही हुआ जी। लेकिन ये जो व्हेन है ना, तो ये पेयर होता है आपका नो सूनर के साथ, जो है आप व्हेन का नहीं देन का इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा देन? THAN वाला देन का इस्तेमाल करते हैं। एक THEN वाला देन भी होता है, इसका मतलब होता है तब। ठीक है, तो ये वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके एग्जामिनर कभी कभी व्हेन के जगह देन भी देगा, लेकिन THEN वाला देन दे देगा, जो सरासर गलत है। आपको THAN वाला देन का इस्तेमाल करना है। अब ये इसका इस्तेमाल ही क्यों करना है, THAN वाला देन का? तो आपने कंपैरेटिव डिग्री का नाम सुना होगा, जैसे राम इज बेटर देन मी, है ना। तो बेटर लास्ट में ER जिस भी एडजेक्टिव के लास्ट में रहते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। जैसे गुड का बेटर बना है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आप सुन का सुनर देख रहे हैं, और जब कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे है तो आने वाले जो उसको मतलब इसका जो पेयर बनेगा ये देन के साथ बनेगा, THAN के साथ बनेगा। तो इसमें कहाँ पे गलती हो गया सर? तो गलती हो गया सर यहाँ पे व्हेन कहाँ लिखा है, ये आपका गलत हो गया। व्हेन के जगह पे हमें यहाँ पे देन करना
पड़ेगा और ये तब सेंटेंस सही हो जाएगा। नो सुनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। जैसे ही क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही बारिश होना प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार से जो है इसका सेंस आएगा। आई होप आपको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलें। इस प्रकार के कुछ और पेयर जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जहां तक मुझे याद है। एक तो आपका दौ होता है, THUGH दौ। इसी का एक भाई है अलदौ। दोनों के मतलब हिंदी में कोई भी अंतर नहीं है। इसके साथ जो है आप जैसे यहाँ नो सुनर से स्टार्ट है, अगर दौ अलदौ से स्टार्ट होता तो ये व्हेन यहाँ पर जहाँ पर हम देन का भी इस्तेमाल किए थे यहाँ पे येट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, येट या फिर कॉमा से भी काम चला लेते हैं ऐसे जब दौ और अलदौ से स्टार्ट होता है। तो एक इसी के पेयर में आता है आपका हार्डली और स्कारसेली। हार्डली का मतलब होता है 9 के बराबर, मुश्किल से, बिरले ही। स्कारसेली एक होता है स्कारसेली और एक होता है हार्डली। इन दोनों के जब भी स्टार्ट होगा तो इनका जो पेयर बनेगा, जैसे यहाँ पे नो सुनर का दैन के साथ पेयर बना है वैसे ही हार्डली स्कारसेली का व्हेन का साथ जो है पेयर बनेगा। तो हार्डली और स्कारसेली के साथ व्हेन का इस्तेमाल करें, नो सुनर के बाद देन का इस्तेमाल करें, और दौ या अलदौ से स्टार्ट हो तो येट का इस्तेमाल करें। एक आपका इसी फॉर्म में इसी लिस्ट में है ये भी लेस्ट। लेस्ट के बाद जो है लेस्ट अगर आपको वाक्य के पहले पार्ट में दिखता है तो दूसरा पार्ट में जो है शुड का इस्तेमाल होना चाहिए। लेस्ट के बाद जो है शुड का इस्तेमाल होना चाहिए। ये इतलाह करता है किसी खतरनाक मोमेंट से, जैसे अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में फेल हो जाए, है ना। तो इसमें भी आपका लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होगा। इसके बाद एक होता है आपका बिटवीन। बिटवीन बिटवीन के साथ जो है आप एंड के प्रयोग करते हैं। बिटवीन राम एंड श्याम, है ना। बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन सीता एंड गीता, बिटवीन बिटवीन क्या मुंबई एंड पटना, कुछ भी बोल सकते हैं। दो चीजों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन का, और बिटवीन के बाद हम एंड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से एक और है इसका भाई बोथ। बोथ के बाद भी आप पेयर के रूप में एंड का इस्तेमाल करते हैं, बोथ राम एंड श्याम। लेकिन इसमें क्या फर्क है, पहले बोथ लिखा जाता है, बोथ राम एंड श्याम, ठीक है। इसके अलावा इस फॉर्म में और कोई है क्या? इस फॉर्म में एक जो और आपके एग्जाम में आता है, एक आता है नोट ओनली। नोट ओनली का जो पेयर बनता है ये आपका बट आल्सो के साथ बनता है। ये ऐसे चीज बताने की मतलब चेष्टा करता है कि एक ही आदमी के दो गुण दिखाने का चेष्टा करता है। गुण अच्छा भी हो सकता है, गुण बुरा भी हो सकता है। जैसे राम जो है पढ़ने में ही तेज नहीं है, स्मार्ट भी है। राम इज नोट ओनली जो है आपका इंटेलिजेंट बट आल्सो ही इज स्मार्ट। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पेयर जो भी बनता है मैंने यहाँ पे बताया, आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगला चलते हैं। अगला जो है इस पेयर में एक जो इंपॉर्टेंट छूट रहा है, जो अभी अभी सीजीएल में आया था जी, है ना। सच के बाद आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। सच जो है ना, सच के बाद आप दैट का इस्तेमाल करता है। इसका सेंस आता है ताकि, ताकि, है ना, सच दैट, है ना। ताकि का सेंस आता है और सच के बाद आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। असैसिन मतलब जो है आप कल्प्रीट से लगा सकते हैं अपने लिए साइनों में, है ना। जिस प्रकार से जो दोषी होता है वैसे असैसिन का मतलब होता है राजनीतिक कारणों से हत्या करना, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन के रूप में यूज हुआ है द असैसिन। अब ये कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ा विडंबना तो ये है कि नॉन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, ये हम कैसे पहचाने? तो इसके लिए आपको डिफिनीशन तो पढ़ना होगा और थोड़ा सा जो है बेसिक चीज पढ़ के रखना होगा। देखिए जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वाज है तो इसके पहले सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट क्या बन सकता है? नॉन या प्रोनाउन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे द असैसिन जो है ये नॉन के रूप में लिखा गया है, और वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं कि जिस किसी भी के पीछे ए एन या फिर द लग जाए यानी आर्टिकल लग जाए तो ये नॉन होता है। लेकिन मैं इस चीज में एक चीज और बताता हूं, जैसे द गुड बॉय, द गुड बॉय मैंने लिखा तो क्या गुड नॉन है? नहीं, गुड नॉन नहीं है, गुड आपका एडजेक्टिव है। ये कैसे पता होगा हमें? तो जब तीन चीज लिखा हो तो पहला होता है आपका नॉन, उसके जस्ट पहला होता है एडजेक्टिव और लास्ट में आर्टिकल होता है। आप इसे चार चीज में भी लिख सकते हैं तो एक एडवर्ब आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ से नॉन पहचानने की दो तरीके हो गए, एक तो द लगा है तो भी नॉन है, और वर्ब के पहले है तो भी सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन होगा। चूंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है, ये तो नॉन है ना। तो ये नॉन है। तो ये द असैसिन सिंगुलर है तो सिंगुलर वाज आया है, एकदम सही है जी। वाज के साथ कॉन्विक्टेड लगा है, वाज के साथ V3 लगा है, एकदम सही है। देखिए
अभी जब मैं टेंस का जिक्र कर रहा था तो वहां पे एक चीज और बताना चाहिए था मुझे। आप सेंटेंस को दो पैटर्न में लिख सकते हैं, एक तो एक्टिव पैटर्न में और एक आपका पैसिव पैटर्न में। एक्टिव में क्या होता है, जो मैंने अभी टेंस का डिस्क्राइब किया था वो एक्टिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म अगर बनाते हैं तो एक्जुलरी वर्ब के साथ जो है मेन वर्ब का भी3 लगता है आपका पैसिव फॉर्म में। वैसे भी आप जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट देखा था तो सब्जेक्ट प्लस भी2 था खाली, वाज वेयर के साथ, वाज वेयर की तो चर्च ही नहीं था, और जो भी3 वाला चर्च था वो तो हैड के साथ था, मतलब पास्ट परफेक्ट में था, तो वाज के साथ भी3 तो कोई स्ट्रक्चर में नहीं आता, तो पैसिव के स्ट्रक्चर में आता है ना। तो सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट बन जाता है हालांकि पैसिव में, लेकिन यहाँ पे समझिए यही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाज प्लस भी3 अपने आप में सही लिखा है पैसिव में। एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग, तो यहाँ पे गलती कहाँ हुआ, गलती तो कहीं नहीं दिख रहा है। द असैसिन वाज कन्विक्टेड यानी पैसिव में लिखा गया है, क्योंकि और एक चीज और मोटे तौर पे देसी भाषा में याद रखिए, जो चीज अपने आप नहीं होता है ना उसे हम एक्टिव वॉइस में नहीं लिख सकते, उसे हम पैसिव वॉइस में लिखने का काम करते हैं। तो जो दोषी को सजा दिया गया है वो अपने आप सजा तो नहीं ले लिया है, कोई जज, कोई पुलिस, कोई मजिस्ट्रेट सजा सुनाया होगा, तो दूसरे के द्वारा ये काम हुआ है, इसीलिए इसे पैसिव में लिखा गया है, जो अपने आप में सही हुआ है ना। एंड ऑर्डर्ड के बाद टू आता है, ये भी सही है। बी हंग, अब यहाँ हंग में गलती दिख गया, ठीक है। हंग जो है ये अपने आप में, हंग का दो मीनिंग होता है ना, हंग का जो है दो मीनिंग होता है, आपको ध्यान रखना है। HANG हंग, HANG हंग, दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन एक हंग का मतलब होता है जी टांगना। टांगना मतलब कोई फोटो, कोई पिक्चर वगैरह है ना, कोई जवाहरात वगैरह आपको टांगने से मतलब है, उसका मतलब होता है टांगना। और इसका भी2 और भी3 जो है ये आपका हंग हो जाता है, HUNG हंग, ठीक है। जो यहाँ पे लिख दिया गया है जो सरासर गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़ने से मुझे पता चलता है कि कोई दोषी है, उसे फांसी देने की बात हो रही है। तो फांसी देने के सेंस में इस हैंग का, HANG हंग का मतलब होता है फांसी देना। तो चूंकि यहाँ पे मुझे पास्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, और जब भी बी प्लस कोई भी वर्ब का यूज हो तो बी प्लस भी3 वर्ब का ही यूज होता है, ये भी पैसिव के स्ट्रक्चर से आते हैं। मैं आपको किसी दिन जब एक्टिव पैसिव वॉइस बताऊंगा तो उसमें साधारण भाषा में बता दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो फांसी देना हंग का होता है, तो इसका भी3 चाहिए मुझे यहाँ पे, तो भी3 आपका हैंग्ड हो जाएगा, HANGED हैंग्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हैंग्ड करना पड़ेगा, तो हैंग कहाँ गया उसको काटना पड़ेगा, इसको काट के मुझे HANGED हैंग्ड करना पड़ेगा इस हंग के जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फांसी देने की जो है सेंस निकल रहा था, सेंस से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, देखिए इसमें जो है आपका टेंस का मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है, टेंस का मिस्टेक है। अब कैसे टेंस का मिस्टेक है, ये अगो जो है आपका कीवर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगो का प्रयोग होता है। जब भी अगो लगा रहे किसी भी आपका वाक्य में तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगो लगा है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दिखा दिया है, जो बिल्कुल गलत है। मुझे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर चाहिए, आपको समझने के लिए ही काफी है कि अगोर लगा रहे तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। एक एक चीज को समेटते चलेंगे, एक एक से 1000 हो जाता है दोस्तों। अगर आप ये सोचते होंगे कि कितना नियम है तो आपका मन जो है उस हिसाब से ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही डर जाता है, ठीक है। तो अगो जहां भी लगे रहे आप पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी बताया, सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो मुझे यहाँ पे हैव पास को काट के मुझे क्या करना पड़ेगा, पास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पास्ट, PASSED पास्ट करना पड़ेगा, और हैव पास्ट को मुझे काटना पड़ेगा, तब अपने आप में जाके ये सेंटेंस सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। मोहन अपनों दोस्त, मोहन के साथ साथ उसके दोस्त भी प्ले ग्राउंड में जो है खेल रहे थे, खेल रहे हैं, प्रेजेंट में है, आर है ना। तो यहाँ पे मैंने अभी जो पहला वीडियो आपको ट्रायल पर्पस में दिया था उसमें कुछ कीवर्ड बताए थे कि इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा, तो आपका जो है सब्जेक्ट पहले वाले, वर्ब जो है पहले वाले के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो पहले मैं वही चीज थोड़ा सा और बता देता हूँ। एलॉन्ग विथ स्पेयर में एक है, एक खाली विथ है, एक टुगेदर विथ है ना, टुगेदर विथ है ना। इसके बाद और भी कुछ है कि हाँ, एक बिसाइड्स है,
बिसाइड्स, बिसाइड्स है। बिसाइड्स का मतलब ही होता है इन एडिशन टू, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। बिसाइड्स का मतलब भी के अतिरिक्त, के अलावा होता है। और एक होता है खाली बिसाइड, BESIDE। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे राम मेरे बगल में बैठा है तो वहां पे हम बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे पास कार के अलावा मोबाइल फोन भी है तो बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी होता है के अतिरिक्त, के अलावा। तो ये जो पेयर के शब्द हैं, विथ है, टुगेदर विथ हैं, बिसाइड्स हैं, इन एडिशन टू है, इसके बाद आपका अलोंग विथ है। इस पेयर में आपका लाइक भी आ जाता है, लाइक लाइक आ जाता है, लाइक के भाई अनलाइक भी आ जाता है, ठीक है। लाइक, अनलाइक। इसके बाद नथिंग बट, एक शब्द का नाम आपने सुना होगा, नथिंग बट, देयर आर नथिंग बट मड, है ना। तो नथिंग बट, है ना, तो नथिंग बट। इसके बाद तो इनके जो भी ये सब जो भी मैंने अभी बताया 5-6, विथ है, टुगेदर विथ है, अलोंग विथ है, नथिंग बट है, बिसाइड्स है, इन एडिशन टू है, इसके अलावा लाइक है, अनलाइक है। एक आपका रेदर देन का नाम आपने सुना होगा, रेदर देन, तो रेदर देन है। तो ये जो भी 6-7 शब्द मैंने बताया, इनसे अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो हमेशा वर्ब जो है पहले के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए एलोंग विथ इस पेयर का शब्द है, इसके साथ दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, S1 है मोहन और हिज फ्रेंड जो है S2 है। तो वर्ब जो आना चाहिए इस अकॉर्डिंग के, इस मतलब S1 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो S1 है मोहन सिंगुलर, तो इज को काट करके हमें इज, सॉरी आर को काट करके इज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें हिज फ्रेंड से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये हम नियम पढ़ चुके हैं कि अलोंग विथ, टुगेदर विथ, नथिंग बट, रेदर देन, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनसे दो शब्द जब जुड़ा जाए तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आना है। तो हमें आर को काट करके सर जी इज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे इज लिखना होगा। अगर ये पास्ट टेंस में लिखा होता तो वेयर यहाँ पे दिया होता तो मुझे वेयर को काट करके वाज करना पड़ता। अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा होता तो हैव दिया होता तो मुझे हैव को काट करके हैज करना होता। अगर मतलब ये पास्ट परफेक्ट में दिया होता तब तो हैड ही दिया होता, तब तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि द कंपनी वाज फाउंड इन 1948 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब ये कंपनी का स्थापना तब हुआ था 1948 में, जब इंडिया वाज, मतलब जो इंडिया है वो उस समय जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, मतलब स्वतंत्र नहीं था, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 1946 कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि 1947 में तो हम आज़ाद हो गए थे, तो स्टेटमेंट भी थोड़ा सही लिखा जाए, है ना। तो 1946 कर लीजिएगा इससे, है ना, 1946 कर लेते हैं। तो इसमें कहाँ पे गलती हो गया प्रभु, इसमें कहाँ पे गलती हो गया प्रभु जी? तो इसमें गलती जो हमें दिख रहा है, जैसे मैंने अभी पेसिव और एक्टिव स्ट्रक्चर का बात किया था, जहां पे आपको जो अभी इसी वीडियो में आपने एक क्वेश्चन देखा था कि वाज, वेयर या फिर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो है आपका V3 आना चाहिए, है ना, पेसिव के स्ट्रक्चर में। जब आपका वहां पे जो असैसिन को ऑर्डर दे रहा था फांसी देने के लिए, तो वहां पे था ना, है ना, तो ऑर्डर था ना, ऑर्डर के जगह पे, तो यहाँ पे फॉन्ड के जगह पे फॉन्डेड होना चाहिए, क्योंकि ये वाज, ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ V3 लिखा जाना है, क्योंकि ये पेसिव का स्ट्रक्चर है। कोई भी कंपनी अपने आप मतलब जो स्थापित नहीं हो जाता है, उसे स्थापित किया जाता है किसी के थ्रू, तो ये पेसिव में लिखा जाएगा, जो लिखने की बखूबी कोशिश की गई है। लेकिन वाज, वेयर के साथ दो ही चीज आ सकता है, या तो V4 आ सकता है, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता, जो तो है नहीं, है ना। तो V1 यहाँ पे क्या कर रहा है, वाज के साथ V1 तो चलेगा नहीं, या तो V3 चलेगा या तो V4 चलेगा। V3 कब चलेगा, जब पेसिव का स्ट्रक्चर होगा। V4 कब चलेगा, जब एक्टिव का पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ सभी बात पास्ट में है और कंटिन्यूअस का कोई जिक्र नहीं है, तो मुझे पेसिव में लिखना पड़ा, और पेसिव में लिखना पड़ा तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो फॉन्ड है इसको काट करके हमें फॉन्डेड करना पड़ेगा, स्थापित किया गया, इस प्रकार से। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1946 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ डेज। देखिए यहाँ पे ये फिलर है, इस फिलर में आपको इन चारों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड फिल करना है, तो आप बताइए क्या फिल हो सकता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दिया। देखिए यहाँ पर भी ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ये आपका पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर है, द डॉक्टर सब्जेक्ट है और इसके साथ V2 का इस्तेमाल है, बाद बाकी जो भी है इस सब को आप ऑब्जेक्ट एक साथ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर मैंने रिकॉल करवाया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा, सबसे पहले आपको फ्यू और लिटल के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो होना चाहिए। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले
फ्यू का इस्तेमाल किसके लिए होता है भाई? फ्यू का मतलब होता है कम, ठीक है। और ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? तो कॉन्टेबल सेंटेंस में जो कॉन्टेबल नाउन होता है ना, कॉन्टेबल नाउन, उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। वो भी जब कमती का सेंस आए यानी कम का सेंस आए तब। अगर कंटेबल सेंटेंस में अधिक का सेंस आए तो हम फ्यू के जगह पे मेनी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ये अधिक का सेंस आएगा कंटेबल नॉन में या फिर कंटेबल सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ये तो हो गया फ्यू और मेनी। फ्यू कम के लिए, मेनी ज्यादा के लिए। किस प्रकार के जब सब्जेक्ट रहेगा आपका? तो कंटेबल सब्जेक्ट रहेगा तब। लेकिन यही चीज जब अनकंटेबल सब्जेक्ट हो जाता है तब हम फ्यू के जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं? कम के लिए लिटल का इस्तेमाल करते हैं और अधिक के लिए मच का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी फ्यू के लिए, फ्यू हम कम के लिए कंटेबल में करते थे तो अनकंटेबल में लिटल का प्रयोग करेंगे। कंटेबल में अधिक के लिए हम मेनी का प्रयोग कर रहे थे तो अनकंटेबल में हम अधिक के लिए मच का प्रयोग करेंगे। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, अभी अगला पार्ट जो इसी का नियम बताऊंगा एक एक बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई कि कम और ज्यादा में किसको यूज करना है। तो कंटेबल के अनकंटेबल के साथ हम कम के लिए लिटल का इस्तेमाल करते हैं और अधिक के लिए हम मच का इस्तेमाल कर रहे थे। कंटेबल जब सब्जेक्ट हो हमारा तो अधिक के लिए हम मेनी का प्रयोग कर रहे थे और कम के लिए हम फ्यू का प्रयोग कर रहे थे। इतना बात समझ में आया सर? हाँ, समझ में आ गया। तो अब जो है हम फ्यू के बारे में अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पे। फ्यू के भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो आप लिखते हैं अ फ्यू, एक लिखते हैं खाली फ्यू और एक लिखते हैं द फ्यू, ठीक है। अ फ्यू, खाली फ्यू और द फ्यू, ठीक है। तो अ फ्यू का मतलब क्या होता है सर? अ फ्यू का मतलब होता है सर कि आपका जो है कम है लेकिन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। जैसे आई हैव अ फ्यू बॉल, मेरे पास जो बॉल्स हो जाएगा, आई हैव अ फ्यू बॉल्स, मेरे पास कुछ गेंदे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन कम है। फ्यू का मतलब आप निगेटिव से समझ लीजिएगा। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर कुछ भी नहीं। तो जहां भी फ्यू लगा रहे इसका मतलब ये वाक्य को निगेटिव बनाने का काम करेगा। और द फ्यू का मतलब है कि है उतना ही है जितना से काम चल सके, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यू के साथ। सेम आप लिटल के साथ इसी प्रकार से अनकंटेबल नॉन में आप रियलाइज कीजिए। अ लिटल होगा, खाली लिटल होगा और द लिटल होगा, ठीक है। तो अ लिटल का मतलब है कि है लेकिन थोड़ा है। लिटल का मतलब होगा कि नहीं के बराबर है, ये निगेटिव बना देगा वाक्य को। और द लिटल का मतलब है उतना ही है जितना से काम चल सकता है। चलिए इस सेंटेंस को करेक्शन कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ डेज। डेज अपने आप में कैसा है जी? कंटेबल है कि अनकंटेबल है? तो आप कहोगे सर कि ये तो कंटेबल है कि हम दिन को जो है गिन सकते हैं, तो ये कंटेबल है। तो कंटेबल के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले पता चला इस ऑप्शन में से कि फ्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लिटल वाले को तो ऐसे ही काट डालेंगे। अब हमारे पास फ्यू बचा है और अ फ्यू बचा है। मैंने अभी अभी एक लफ्ज कहा था कि अगर आप खाली फ्यू लगाएंगे या फिर खाली लिटल लगाएंगे तो ये सेंटेंस को जो है निगेटिव बनाने का काम करेगा। लेकिन डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया है कि भाई तुम कुछ दिन तक जो है रेस्ट करो, तो कुछ दिन तक तो रेस्ट करने के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे अ फ्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, नीदर ऑफ हिज 5 सन्स, नीदर ऑफ हिज 5 सन्स लुक्ड एट हिम आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देखिए इस सेंटेंस में बहुत ज्यादा गलती है और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को आपको जो है मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या गलतियां हुआ है इसमें, क्या क्या गलती मैंने किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था EITHER, ईदर, NITHER, नीदर, NEITHER, नीदर। इनके बाद जो है हमेशा 2 थिंग के लिए यूज किया जाता है, 2 थिंग्स, ठीक है। 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईदर और फिर नीदर नॉर, ठीक है। इन 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर और निकल ही गया है मुंह से, तो ईदर का जो पेयर बनेगा वो और के साथ बनता है और नीदर का पेयर जो बनता है ये नॉर के साथ बनता है। ये तो खैर पेयर की बात हो गई, जहां पे आप अलोंग विथ देख रहे हैं, सॉरी नो सुनर वाला देख रहे थे ना, उसी ग्रुप में इसको भी जोड़ लीजिएगा कि भाई इसके साथ ये वर्ड आता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे
जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत है कि मैंने जैसे ही सेंटेंस को पढ़ा वैसे ही लिखा है यहाँ पे हिज 5 सन्स, तो यहाँ पे इसके 5 बेटों की बात हो रही है। तो 5 के लिए नीदर नहीं, जब 2 से अधिक हो जाए और निगेटिव सेंटेंस हो, नीदर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी एक नहीं, इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। और नन जब नीदर के जगह पे इस्तेमाल होगा, जब 2 से अधिक क्वांटिटी में होगा, तो यहाँ पे 5 सन्स है, 5 है मात्रा में, तो यहाँ पे हम नन का इस्तेमाल करेंगे। और नन का मतलब होता है, इन सेंटेंस को जब पूरा करेक्शन करके मैं पढ़ूंगा तो नन ऑफ हिज 5 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर हिज रिटायरमेंट, मतलब उनके 5 बेटा में से उसे कोई भी देखभाल नहीं करता है उसके रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला गलती कहाँ हो गई सर, तो नीदर को गलती करना है। नीदर के जगह पे हम नन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कारण क्या है, तो 5 की बात कही गई है, अगर 2 की बात कही गई होती तो नीदर अपने आप में सही होता। अब यहाँ पे लुक्ड एट है, देखिए लुक के साथ जो है आप 3 प्रकार के प्रीपोजिशन जोड़ के जो है इसे अलग अलग वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है। लुक्ड एट का मतलब होता है ना, लुक्ड एट का मतलब होता है किसी चीज को देखना ध्यान से, ठीक है। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है गुरु, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी भी चीज का, किसी भी आदमी का देखभाल करना। और एक होता है लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना यानी जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो ये तीनों फ्रेज आप याद रखेंगे, यहां से बहुधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लुक्ड एट का मतलब देखना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है कि उसके 5 बेटा में से कोई इसे देखेगा, तो देखने का क्या सेंस है भाई, तो ये तो एट गलत हुआ। इन्वेस्टिगेट करेगा अपने पिताजी को, तो ये भी गलत है। तो देखभाल करने की बात आ रही है, तो मुझे यहाँ पे आफ्टर लगाना होगा गुरुजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये करेक्ट होगा सेंटेंस, ये यहाँ पे होगा नन ऑफ, यहाँ पे मुझे नन लिखना पड़ेगा, नन ऑफ हिज 5 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर हिज रिटायरमेंट, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में लिखा गया है इसीलिए लुक का लुक्ड लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या करेक्शन करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई 1 में भी करेक्शन की मांग है और 2 में भी करेक्शन की मांग है, कि नीदर के जगह पे हमें नन लिखना पड़ेगा और लुक्ड एट के जगह पे हमें आफ्टर लिखना पड़ेगा। आपने लुक के जो तीनों फ्रेज है उसे अच्छे से ध्यान रखें, है ना। नेदर का और एदर का हमेशा 2 के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एदर वाले में जो हमें 2 से अधिक का इस्तेमाल करना हो तो हम 1 का इस्तेमाल करते हैं, और नीदर वाले में हमें 2 से अधिक का इस्तेमाल करना हो तो नन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, एवरीबॉडी बट ही वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। आपको शुरुआत दिन मैंने समझाया था ये क्वेश्चन कि सब्जेक्ट जो के बाद है डायरेक्ट वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार से अगर कोई प्रीपोजिशन लिखा है तो प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, ये मैंने बता चुका है पहले भी, ठीक है। तो इसी बेस्ट ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसी बेस्ट एरर है, पहचानिए। एवरीबॉडी बट ही वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, है ना। तो बट है ना, एवरीबॉडी बट है, तो बट क्या हो गया गुरुजी अपने आप में, तो प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद अगर आप बात करें तो पहले बाद में जो आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है और पहले सब्जेक्टिव केस आता है। सेम वर्ब के साथ भी प्रॉब्लम है, पहले सब्जेक्टिव केस बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया बट, तो बट के बाद ही क्या कर रहा है, ही तो अपने आप में सब्जेक्टिव केस है ना। मुझे यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है गुरुजी, तो हिम होता है ना। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एवरीबॉडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। अब ये वाज क्यों आया है गुरुजी, ये बताइए। तो गुरुजी वाज इसलिए आया है कि आपको मैंने बताया है कि भाई प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्टिव केस बाद में ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना वर्ब आना है। तो बट के पहले क्या है, एवरीबॉडी, और मैंने बताया था जितना भी बॉडी एंडिंग है, जितना भी वन एंडिंग है, जितना भी थिंग एंडिंग है, सभी आपका सिंगुलर होते हैं। जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीबॉडी, समबॉडी, है ना, एनीबॉडी, है ना, फिर वन, समवन, एनीवन, है ना। तो ये सब सिंगुलर होते हैं। तो इसी सिंगुलर को देखते हुए वाज आया है, यहाँ पे वेयर नहीं आया है, ठीक है। तो अपने आप में वाज सही है, बस गलती कहाँ पे हुई गुरुजी, तो ही के जगह पे मुझे हिम लिखना पड़ेगा, ही के जगह पे हिम लिखना पड़ेगा। अब जिसको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आई का जो है, आई हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये हो जाएगा मी। उसी प्रकार से ही हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है ये हो जाएगा हिम। इसी प्रकार से आपका
और भी कुछ यू का जो है, यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस भी आपका यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसका आपको पेसिव स्ट्रक्चर ढूंढना है। ठीक है, ये एक्टिव में लिखा गया है स्ट्रक्चर, माय फ्रेंड गेव मी अ बुक टू रीड, है ना, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक किताब दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है एक्टिव का, कोई बताएगा। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का यूज हुआ है। माय फ्रेंड यहाँ पे अपने आप में सब्जेक्ट हुआ गुरुजी, गेव जो है ये V2 हुआ है, और बाद बाकी सबको आप ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट हालांकि यहाँ पे एक से अधिक है, मी भी ऑब्जेक्ट है और ये बुक भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कितना भी लंबा हो सकता है, आपको सब्जेक्ट भर पे फोकस करना है, टेंस पहचानना है। तो ये कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर है। अब देखिए जब भी आप पास्ट का जो है आप पेसिव में बदलने चले हैं तो आपको उसका कीवर्ड याद होना चाहिए। वाज या वेयर होता है पास्ट इंडिफिनिट का कीवर्ड। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का कीवर्ड जो है वाज वेयर होता है। अगर पास्ट परफेक्ट में लिखा होता तो हैड के बाद हमें बीन लगाना होता है पेसिव लिखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में लिखा है तो मुझे वाज और वेयर कीवर्ड चाहिए। तो यहाँ भी वाज का इस्तेमाल है, यहाँ भी वाज का इस्तेमाल है, यहाँ भी वाज का इस्तेमाल है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है भाई, यहाँ भी वाज का इस्तेमाल है। चलो इतना से काम नहीं चला, ठीक है, इतना से काम नहीं चला, मैंने वाज खोज लिया। देखिए जब भी पेसिव में आप बदलते हैं तो 3 बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले जो सब्जेक्ट बनेगा ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगेगा। फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, मतलब इस सब्जेक्ट के सुटेबल। इसके बाद वर्ब का V3 आएगा और प्लस जो है सब्जेक्ट आ जाएगा पेसिव में। उसके बाद इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेंस जो है चेंज नहीं होता है जब भी आप एक्टिव से पेसिव बनाएं। और कोई भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए, कोई भी वर्ड नहीं छोड़ा जा सकता, कोई भी वर्ड को नहीं छोड़ा जा सकता है। ये 3 बातें जो है आपको याद रखना है, ये रामबाण है, आपको आंसर फाइंड करने में आपका मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मैं पहला ऑब्जेक्ट के अनुसार चलूंगा, ए बुक से भी चल सकते हैं लेकिन मैं पहला से चलता हूं। तो मी चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है, अभी ये सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो मैंने बताया था कि आई का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मुझे पहले आई लिखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन में आई, ठीक है, आई है। अब यहाँ पे गेव है यानी पास्ट का लिखा है, पास्ट इंडिफिनिट, तो मुझे पास्ट का की चाहिए यानी एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो वाज वेयर चाहिए। चूंकि आई अपने आप में सिंगुलर होता है पास्ट टेंस के साथ, तो मुझे वाज चाहिए, आई वाज। तो ये सही है। और मेन वर्ब जो गेव है, गिव का हालांकि V2 है ये, तो गिव मेन वर्ब है तो उसका V3 चाहिए, तो गिवन चाहिए, ये भी अपने आप में सही हुआ, है ना। उसके बाद जो रेस्ट शब्द है वो लिख देते हैं, तो ए बुक है। और उसके बाद डूअर लिखते हैं बाय प्लस, तो यहाँ डूअर कौन है, तो माय फ्रेंड है, तो बाय माय फ्रेंड। यहाँ तक अपने आप में सही लिखा है। टू रीड लिखना चाहिए था लेकिन टू बी रीड लिखा है, ये बी कहां से आया, एक्स्ट्रा नहीं घुसेरना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया बी लिखने के कारण। अगर ये बी यहां से डिलीट करे तो अपने आप में एकदम सही है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, ए बुक से बनाने का कोशिश किया है। ए बुक टू रीड वाज गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड, बाय माय फ्रेंड तक सही है, टू मी नहीं। इसके अलावा वाज गिवन भी अपने आप सही है। ये बुक टू रीड यहाँ पे अपने आप में उल्टा सुल्टा है, एक किताब मुझे पढ़ने के लिए दिया गया, ऐसा कुछ उल्टा सिल्टा सेंट आ रहा है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा ए बुक वाज गिवन मी टू, ये क्या, ये भी गलत है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन के पास हम चलते हैं, आई वाज गिवन अ बुक। ये पहले क्या लिखा है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं दिख पा रहा है। दिखेगा क्या, हाँ दिख रहा है, चलिए देख लीजिए, दिख रहा है, ठीक है। तो मैं फ्रेंड गेव मी, तो मी जो है ये सब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो आई आ जाएगा, आई आ गया है। वाज वेयर आ जाएगा गेव के अकॉर्डिंग, क्योंकि V2 इस्तेमाल हुआ है, पास्ट का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट एक्टिव है, तो हमें पेसिव में वाज वेयर चाहिए, तो आई के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, ये भी सही है। फिर मेन वर्ब का V3 आ जाएगा, तो गिवन आ जाएगा, ये भी अपने आप में सही हुआ गुरुजी, गिवन है, गिवन लिखा हुआ है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रेस्ट बच गया वो लिखा है बुक, गिवन अ बुक, किसके द्वारा, तो बाय माय फ्रेंड के द्वारा, बाय प्लस डूअर है ना, बाय माय फ्रेंड। उसके बाद जो शब्द छूट गया है, क्योंकि शब्द कोई तो छोड़ना नहीं है, तो टू रीड लिखा है, ठीक है। तो अपने आप में चौथा ऑप्शन
करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के अंग्रेजी के ऊपर एक अच्छा वीडियो। यहाँ पे आप कम से कम हमारे ख्याल से तो 30 से 40 रूल आप रिकॉल कर पाए होंगे, बहुत सारे नए चीज़ सीखे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों मैंने मास्टर वीडियो 2 आपका हिस्ट्री के ऊपर और एक आपका साइंस के ऊपर बना के दे दिया है, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे जो चीज़ भी आप खोजते हो एग्जाम ओरिएंटेड सब मिल जाएगा। जैसे जनगणना मिल जाएगा, पंचवर्षीय योजना मिल जाएगा, नृत्य एवं डांस मिल जाएगा, आर्टिकल मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।